स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजिंग एजेंट्स के इम्यूनाइजेशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, एक थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस सिलसिले में पढ़ी। इसमें जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले, वो एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो जनरल मालूमात होती है वो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा जो कॉमन टर्म्स हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, इन्फेस्टेशन हो, इंक्यूबेशन पीरियड हो, या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, सर्विलेंस है और एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, एंडेमिक है। इस तरह की जो टर्म्स थी इससे रिलेटेड हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ से रिलेटेड वो पढ़ी। उसके बाद जो हमने इसके बारे में पढ़ा वो ट्रांसमिशन के बारे में कि डायनामिक्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे शख्स के अंदर या एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे होता है। तो उसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक इसमें ये कि उसका एक रिजर्वायर होना चाहिए, किसी भी डिजीज़ को फैलने के लिए एक रिजर्वायर, एक स्टोर हाउस होना चाहिए जहाँ से कोई भी पैथोजन रहे, मल्टीप्लाई करे और इस लायक हो कि वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सके, दूसरी जगह जा सके। तो एक रिजर्वायर होता है। दूसरा फिर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि एक रास्ता होना चाहिए उसको ट्रांसमिट होने के लिए। और जो तीसरी चीज़ थी वो थी होस्ट, किस होस्ट का ससेप्टिबल होना, होस्ट का इस लायक होना कि उसमें इन्फेक्शन हो सके, वो होना बहुत ज़रूरी था। ये 3 चीज़ हमने उसके बारे में पढ़ी जो डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन था। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि कोई बीमारी जब वबा की शक्ल में होती है, जब बीमारी शुरू होती है तो कब वो आउटब्रेक होता है और फिर कैसे उसके बाद वो बढ़ती है या उसका फैलना होता है, जिसको हम एपिडेमिक कहते हैं या वबा कहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक्स कि हम कैसे मालूम करेंगे कि किसी बीमारी ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर ली है और हमें उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कि हम कैसे प्रिवेंट करें और कंट्रोल करें, किसी बीमारी को होने से रोकें, इस प्रिवेंशन, और होने के बाद ज़्यादा ना फैले उसको हम कंट्रोल कहते हैं। तो कंट्रोल कैसे करें और उसका प्रिवेंशन कैसे करना, ये हमने पढ़ा। उसके हमने मेथड्स में वही पढ़ा कि जो 3 चीज़ें हैं जिससे डिजीज़ ट्रांसमिशन होती है, पहला रिजर्वायर, दूसरा रूट ऑफ ट्रांसमिशंस और तीसरा था ससेप्टिबल होस्ट। तो हमें उन्हीं को प्रोटेक्ट करना है अलग अलग लेवल पे। तो पहले लेवल पे अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं, जो पहली चीज़ है रिजर्वायर, तो हम कोशिश ये करें कि अगर हम रिजर्वायर को ख़त्म कर दें, इसको हम एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर कहते हैं। तो किसी भी डिजीज़ के कंट्रोल में जो पहली चीज़ है वो एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी जो चीज़ थी इसके अंदर जो ब्रेकिंग ऑफ चैनल्स या ब्रेकिंग ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो दूसरी चीज़ है ट्रांसमिशन के जो रास्ते हैं उसको ही हम रोक दें, उनको ब्रेक कर दें। और तीसरी चीज़ जो है वो होस्ट जो है हम उसको प्रोटेक्ट करें, तो प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, ये हम कर दें। वो कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा लेवल है पढ़ने का वो ये है, आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर में, कि हम होस्ट को कैसे बचाएं। हमने इससे जो पहले की 2 चीज़ें हैं, रूट ऑफ पहला एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर के बारे में पढ़ लेते कि रिजर्वायर को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम रिजर्वायर को। दूसरा जो ट्रांसमिशन के रूट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन दोनों को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ताकि बीमारी आगे ना फैले, तो वो भी हमने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ससेप्टिबल होस्ट जो है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं उसको प्रोटेक्ट करने के, वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट के 2 तरीके हैं, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है। जनरल इन टर्म्स के हम किसी भी होस्ट को इस हालत पर रखें कि कोई भी बीमारी जो है उसके डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रेक न कर पाए। अल्टीमेटली किसी भी होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम जनरली उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें तो हम नॉर्मली जो है बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और हम रहते हैं वैसे, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं या डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं बीमारी से लड़ने का, वो नेचुरली काम करता रहता है और अननोइंगली बहुत सारी हज़ारों लाखों बीमारियों से, लाखों टाइप के पैथोजन से हम बचते रहते हैं। तो अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग रखें जनरली तो हम बहुत सारी बीमारी से बचे रह सकते हैं। अब जनरली इसको स्ट्रॉन्ग रखने का क्या तरीका है। नंबर 1 कि हम अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, डाइट बहुत सही रखें, बैलेंस डाइट रखें, और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा न्यूट्रिशन लें, हेल्दी न्यूट्रिशन लें। ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएं जिससे जो ख़राब ग़िज़ाएँ हों। दूसरा जो तरीका है जनरल जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का, जनरल मेजर्स में जो दूसरा मेथड है वो है जो आसपास का हमारा माहौल है उसको सैनिटाइजेशन करके रखें हम।
जो माहौल को, आसपास की चीज़ों को, अपने आप को हम साफ़ सफाई रखें, जिससे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको अपने आप क्लीन करने के लिए। हम अगर सेल्फ हाइजीन रखेंगे, आसपास का माहौल हाइजीनिक रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री रखेंगे, तो भी हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। तीसरा जो तरीका है इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने का, या जनरल मेजर्स जो हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के, वो हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो बेहतर रह सकें। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कोशिश ना करें कि लोग फूड एडल्ट्रेशन ना करें, तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएं, लेकिन एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हम ऐसे एडल्ट्रेशन पे चेक ना लगाएं या कुछ ऐसे कानून ना बनाएं या उनको ना रोकें कानूनी तौर पर, तो लोग दवाओं में, ग़िज़ाओं में, खाने की चीज़ों में, दूध में, पानी में एडल्ट्रेशन करते रहेंगे, सब्जियों में एडल्ट्रेशन करते रहेंगे, मिलावट करते रहेंगे और उनको गलत तरीके से केमिकल बेस्ड उगाते रहेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और हमारी सेहत पे उसका बुरा असर पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो लोगों को हम समझाएं, एजुकेट करें कि ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा जो है इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें जिससे सेहत हमारी ख़राब हो। दूसरा एक तरीका है कि हम ऐसे लॉज़ बना दें जिससे जनरल मेजर्स जो हैं हम कर सकें, लॉज़ बना दें, कानून बना दें, जिससे लोगों को हम जागरूक रख सकें और उनको डरा सकें कि अगर वो इस तरह के एडल्ट्रेशन करेंगे तो वो उनको दिक्कत हो सकती है और उनको जेल हो सकती है, उनको सज़ा मिल सकती है उस चीज़ की। तो उसके लिए हम उसको एक इस तरह के कानून बना सकते हैं जनरल मेजर्स में। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा जो मेथड है दूसरा, वो है कि हम स्पेसिफ़िकली बीमारियों के लिए, जो स्पेसिफ़िक बीमारियाँ उनके लिए हम ऐसा जो है मेथड्स अपना सकें जिनसे वो बीमारियाँ दूर हो सकें। इसमें दो तरीके हैं, पहला है इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस और दूसरा कीमो प्रोफाइलेक्सिस। इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये है कि हम इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें, और दूसरा जो है कीमो प्रोफाइलेक्सिस, कि हम कुछ इस तरह की दवाएं दें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर बन सके, या हम बीमारियों को से लड़ सकें, बीमारी को ख़त्म कर सकें। इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस अगर हम देखें तो हम वो कुछ इस तरह के केमिकल्स बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, कुछ इस तरह के बायोकेमिकल्स बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मदद मिलती है। तो उसको हम इम्यूनो प्रोफाइलेसिस कहते हैं। इसमें हम अलग अलग तरह के मेथड्स अपनाते हैं। इसमें एक एक्टिव इम्यूनिटी है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हम बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल एजेंट्स डालते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, बॉडी के अंदर लड़ने की, उस बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है और बॉडी उससे लड़ती है। दूसरा है ऐसी केमिकल्स हम प्रोड्यूस करें फौरी तौर पर जो डायरेक्ट ही जाके, यानी कि डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज़ ही इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। एक हम इस तरह के बायोकेमिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं किसी बीमारी के लिए, तो इसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। दूसरा, हम डायरेक्ट ही उस बीमारी की जो एंटीबॉडीज़ हैं जो किसी दूसरे शख्स से लेके हम उसमें इंसर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट ही जाके फौरी तौर पर काम करती हैं, लेकिन वो शॉर्ट होती हैं और उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर।